एवरीवन, क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। देखो कोरोना काल चल रहा है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब और कितना और रिड्यूस होगा इस बारे में अभी पूरा प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमें हमारी पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। चैप्टर फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मृदा, खनिज व चट्टानों का अपक्षय एवं निर्माण। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं निर्माण। मृदा क्या होती है सभी जानते हैं, और मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल बोलते हैं। तो थोड़ा सा मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं। मृदा क्या होती है, कैसे बनती है, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, खनिज पदार्थ कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका उपयोग है, कैसे इनका उपभोग पूरा किया जा सकता है, और लास्ट में पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है विघटित होना। जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी बड़ा मटेरियल है, जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा उसको कहते हैं अपक्षय, विघटित होना या टूट जाना। एवं निर्माण, निर्माण होता है उसका जस्ट अपोजिट, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर किसी बड़े पदार्थ का बनना कहलाता है निर्माण। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मृदा। हमने डाला है मृदा हेडिंग। मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सोइल। क्या बोलते हैं मृदा को इंग्लिश में? सोइल। देखो थोड़ा थोड़ा आई नो कि आप आरबीएससी स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश की कुछ टर्म याद करनी पड़ेगी, ताकि उससे आपको फ्यूचर में जब आप एग्जाम देंगे, जेड का एग्जाम देंगे, तो आपको वहां पर फिर हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट पर हमने लिखा सोइल। सोइल दरअसल किससे बना है? सोलम से बना है। किससे बना है? सोलम। और सोलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। सोलम का एक मीनिंग क्या होता है? फ्लोर या फर्श। जैसे कि ये फर्श है, सपोज मैं इसको फर्श मान लूं, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, और जो सबसे ऊपरी सतह होती है वहीं पर क्या पाई जाती है? सोइल या मृदा या मिट्टी पाई जाती है। तो क्लियर है? सोइल का किससे शब्द बना है? सोलम से बना है। सोलम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। क्लियर है? अब हम मृदा के बारे में थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। मृदा के बारे में कुछ बिंदु हम लिखेंगे, तो इंट्रेस्ट करके मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उनको लिखते जाएंगे। मृदा के बारे में सबसे पहला पीजी पॉइंट क्या है? यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो लिखो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अब ऊपरी परत है तो देखो मृदा दरअसल ऊपरी परत है, इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर सभी पड़े रहते हैं, और जो सबसे अपर लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, वहां पर कौन पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, मृदा एक त्रिविमी प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक त्रिविमी प्राकृतिक पिंड है। त्रिविमी शब्द नया है, एक्सप्लेन कर देता हूं। त्रिविमी का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अक्ष, जिनको बोलता है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, एक्स एक्सिस, वाई, जेड। जब 3 डायरेक्शंस होते हैं तो इन 3 डायरेक्शंस को क्या कहा जाता है? त्रिविमीय कहा जा सकता है। जैसे मिट्टी का कोई डला मैंने उठा लिया, उस डले को मैं वास्तविकता में देखूंगा तो मुझे वो त्रिविमीय अक्ष के रूप में दिखाई देगा, इसलिए उसको क्या कहा गया है? त्रिविमीय पिंड के रूप में उसको कहा गया है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, मृदा एक त्रिविमीय पिंड है। मृदा क्या है? एक त्रिविमीय पिंड है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। अब एक नया शब्द आया आपके सामने यहाँ पर, क्या? ये यांत्रिक आधार। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यांत्रिक आधार आपके लिए यहाँ पर नया शब्द है। ये यांत्रिक आधार क्या होता है? यांत्रिक आधार का मतलब है जैसे हम उसको जल उपलब्ध कराते हैं, उसको वो ऊष्मा उपलब्ध कराती है, खनिज लवण उपलब्ध कराती है, गैसें उपलब्ध कराती है, ये सब किस्म की यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार मतलब वह आधार
जो उन पौधों के लिए अति आवश्यक है। वो सब कहाँ से मिलता है उसको? मृदा में मिलता है, क्योंकि मिट्टी में ही उगते हैं पेड़ उगते हैं, और जहाँ ये मिट्टी होती है वही उन पेड़ों को प्रॉपर सारा का सारा यांत्रिक आधार उपलब्ध हो पाता है। तो यांत्रिक आधार आपने समझ में आ गया, आप 14 ब्रैकेट में देख सकते हो, जहाँ गैसें, ऊष्मा, ऊर्जा, अन्य पदार्थ यांत्रिक आधार के रूप में काम में आता है। तो यांत्रिक आधार में ये रहे। इसका अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, मृदा एक असंगठित खनिज पदार्थ है। मृदा एक असंगठित खनिज पदार्थ है। अब यहाँ पे ये जो शब्द मैंने लिखा असंगठित खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ अपने आप एक नया टॉपिक है, लेकिन ये असंगठित खनिज पदार्थ का मतलब क्या है? असंगठित यानी कि कोई यूनाइट नहीं है ये अपने आप में, ये टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसमें कई पदार्थों का मिलना है, कई पदार्थ इससे मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसको कहा गया है असंगठित खनिज पदार्थ। क्लियर है? लिखते हुए जाए आप साथ साथ। पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम, यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक आधार है। यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक आधार है, यानी कि इसके बिना पादप की वृद्धि नहीं हो सकती है। किसी फर्श पर अगर पट्टियां हैं या रेत है तो वहां पर पेड़ कभी भी नहीं उगता, उग भी जाता है तो वो वृद्धि नहीं कर पाता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा विज्ञान के जनक या मृदा विज्ञान के पितामह या फादर ऑफ सोइल साइंस किसे कहते हैं? मृदा विज्ञान के जनक। मृदा विज्ञान के जनक आपको याद होने चाहिए, इनका नाम है वीवी डोकोविच। वीवी डोकोविच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मृदा विज्ञान के जनक का नाम बताइए, तो आपको इसमें लिखना है वीवी डोकोविच। अब एक बार हम मृदा के बारे में वापस सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं कि मृदा को सोइल बोलते हैं। सोइल शब्द बना है सोलम से, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, जिसे ऊपरी सतह भी कहते हैं। और इसके मृदा के कुछ पॉइंट्स हमने लिखे। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी या वास्तविक परत होती है। मृदा एक त्रिविमीय पिंड है, अर्थात ये अक्षों से मिलकर बना होता है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यांत्रिक आधार में आते हैं ऊष्मा, ऊर्जा, गैसें, खनिज पदार्थ इत्यादि। मृदा एक असंगठित खनिज पदार्थ है। यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक आधार है। और लास्ट लिखा मृदा विज्ञान के जनक वीवी डोकोविच, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये लिख लो, फिर हम आगे इसके कार्य के बारे में बात करेंगे, मृदा के क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट रीडिंग मृदा के कार्य। भाई इतना हमने पढ़ लिया तो आपको ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब आप, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं कि मृदा के कार्य लिखिए और 2 नंबर में अगर उसको मैं मार्क करूं तो मुझे लगता है कि 2 में से 1.5 या 2 नंबर सभी के आ जाने चाहिए। तो पहला कार्य हम लिखेंगे मृदा के कार्य, पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सबसे पहले कि मृदा सूर्य ऊष्मा का भंडारण करती है। मृदा सूर्य ऊष्मा का भंडारण करती है। मृदा क्या करती है? सूर्य ऊष्मा का भंडारण करती है। कैसे करती है इसको ध्यान से देखें, क्योंकि जो हमारी ऊपरी परत है इसको हमने क्या कहा? मृदा क्या, इस पर ही मृदा पड़ी हुई होती है। सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा है या एनर्जी है, जो प्रकाश है, वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? इस मिट्टी की ऊपरी सतह पर पड़ेगा। तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर सारी ऊष्मा इकट्ठी हो जाएगी, फिर इसी ऊष्मा को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पौधे अगर होंगे तो पौधों में करेगी, और नीचे खनिज लवण और जब तक वो उस ऊष्मा को पहुंचाएगी, इसलिए कहा गया है मृदा जो है सूर्य ऊष्मा का भंडारण करती है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि यह कृषि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। यह मतलब क्या है? मृदा यह कृषि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है।
यानी कि इसके बिना कृषि नहीं हो सकती है। कृषि क्या होती है, खेतों में होती है। खेतों में क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, मिट्टी होती है, तो वहीं पर फसल को उगाया जाता है। यानी कि फसल को उगाने के लिए भी क्या जरूरी है, मिट्टी जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपको ये कृषि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे मृदा जीव जंतुओं तथा पादपों के लिए निवास स्थान है। मृदा जीव जंतुओं तथा पादपों के लिए निवास स्थान है। अब ये पॉइंट हमने लिखा कि मृदा जीव जंतुओं तथा पादपों के लिए निवास स्थान है, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो मिट्टी में निवास करते हैं। आपका केंचुआ, मेंढक या अन्य कई जीव जंतु जिनको अपना सारा भरण पोषण कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। अगर मैं 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछूं कि किसानों का मित्र किस कीट को या किस इंसेक्ट को कहा गया है, तो आपका आंसर होगा अर्थवॉर्म, जिसे कहते हैं हम केंचुआ। केंचुआ कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। दरअसल वो बारिश के दिनों में हमारे घरों तक आ जाता है, लेकिन केंचुए को मिट्टी का लिए किसानों का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स को ऊपर नीचे करता रहता है, अप डाउन करता रहता है। इससे ये सतह नीचे आ जाती है और ये वाली सतह ऊपर पहुंच जाती है और पूरी मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। इसलिए किसानों का मित्र किसको कहा गया है, केंचुए को कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको हाथ एक्सप्लेन कर दिया है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे आगे इसके बारे में कि इमारतों के निर्माण में भी मृदा का उपयोग होता है। कच्चे घर जो बनाए जाते हैं गांव में आज भी, वहां मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इमारतों के निर्माण में भी मृदा का उपयोग होता है। क्लियर है, इसको ज्यादा तो बताना नहीं है, आपको सभी को पता है कि मिट्टी का उपयोग किस तरह से भवन बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम चौथा, पांचवा पॉइंट कि यह पादप वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यह कौन, मिट्टी, यानी किसी भी पादप की वृद्धि बिना मिट्टी के पॉसिबल नहीं है। यह पादप वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। और लास्ट सिक्स पॉइंट हम लिखेंगे मृदा के बारे में। आखिरी जो इसका है कि मृदा जो है भूपर्पटी तथा वायुमंडल के बीच आंतरिक सतह है। मृदा भूपर्पटी तथा वायुमंडल के बीच आंतरिक सतह है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल के बीच आंतरिक सतह है, जो कि जल, पोषक तत्व, वायु, जो कि जल, पोषक तत्व, वायु आदि का पुनः चक्रण करती है। आदि का पुनर्चक्रण करती है। 6 पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मृदा भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी परत जो जमीन पे कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं उसके और वायुमंडल के बीच, लाइक दिस टाइप, ये मृदा की पृथ्वी की ऊपरी सतह है और ये आपका वायुमंडल है। यहाँ पे जो जल है, जो खनिज पदार्थ है, जो एनवायरमेंट में वायु है, ये यहाँ से एक दूसरे में जो है रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो इसका क्या होता रहता है, बार बार पुनः चक्रण होता रहता है। ये जो पानी है कहाँ से आया, यहाँ से आया बारिश के रूप में, वापस सूख लिया जाएगा और कहाँ चला जाएगा, क्लाउड्स में चला जाएगा, बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से भूपर्पटी और वायुमंडल के बीच क्या होता रहता है, इन सभी पदार्थों का
पुनर्चक्रण होता रहता है, जो वास्तविकता में मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्लियर है? तो मृदा के कार्य भी आपको याद होने चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा के कार्य लिखिए, या छोटा के टुकड़ों के रूप में भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाय।